नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इकोनॉमी के करंट स्ट्रेस पॉइंट्स को एक बिल्कुल नए एकेडमिक नजरिए से समझने वाले हैं। देखिए, रोजाना की न्यूज़ हेडलाइंस तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज हम सतह से थोड़ा नीचे जाएंगे और उन छुपे हुए मैकेनिज्म्स को अनबॉक्स करेंगे जो वाकई हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं। बिना किसी शोर शराबे या पक्षपात के हम सीधे डेटा और रिसर्च पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में 6 मेन स्टॉप्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द इकोनॉमिक डबल वेमी, फिर बात करेंगे बोरोइंग, लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन की। उसके बाद द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स और रीथिंकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे। फिर हम एफडीआई एंड करेंसी स्टेबिलिटी पर आएंगे और आखिर में एक कड़वे लेकिन जरूरी पॉलिसी इलाज यानी अ पेनफुल बट नेसेसरी क्योर पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक डबल वैमी, एक आर्थिक दोहरा झटका जिसका असर आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, हम WPI इन्फ्लेशन को 8.3% तक हिट करते हुए देख रहे हैं और हमारी करेंसी भी लगातार वीक हो रही है। लेकिन यहाँ एक एकेडमिक रिसर्च एक बहुत वैलिड सवाल उठाती है। क्या ये सारा दबाव सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से है, या फिर कहानी कुछ और भी है? इस पूरी सिचुएशन को रिसर्चर्स एक बहुत ही सटीक और मजेदार पुरानी कहावत से समझाते हैं, करेला और उस पे नीम चढ़ा। एक तरफ हमारा पहले से चला आ रहा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन सेटअप है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स डेफिसिट में जा रही थी, ये हो गया हमारा करेला। और दूसरी तरफ अचानक से एक्सटर्नल क्रूड सप्लाई शॉक आ गया, यानी कच्चे तेल का झटका जिसने नीम का काम किया। लिटरली एक सच्चा डबल वैमी, जहां एक कमजोर बुनियाद पर बाहरी झटका लग गया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, बोरोइंग, लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंदर ही अंदर इस महंगाई की आग को हवा दे रही हैं। देखिए, एक्सटर्नल शॉक्स आने से पहले ही एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट्स अनप्रोडक्टिव स्कीम्स को फंड करने के लिए बड़े पैमाने पर उधार ले रही थीं। इसका डायरेक्ट असर क्या हुआ? मार्केट में जहां गुड्स और सर्विसेज पहले से लिमिटेड थे, वहां बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पंप इन हो गया। और यही तो इन्फ्लेशन की सबसे बेसिक डेफिनेशन है, राइट? जब टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। हिस्टोरिकल बोरोइंग्स नॉर्मली लगभग 22% के आसपास रहती थी, लेकिन अब ये जंप करके ऑलमोस्ट 30% हो गई है। अब सोचिए, जब राज्य सरकारें मार्केट से इतना हैवी उधार लेंगी तो आम आदमी या बिजनेसेस के लिए क्या बचेगा? खासकर तब जब हमारी टोटल डोमेस्टिक सेविंग्स जीडीपी का सिर्फ 30% ही है। पैसा लिमिटेड है, पर मांगने वाले बहुत बढ़ गए हैं। अब इस बढ़ती उधारी और हाई इंटरेस्ट रेट्स के दबाव को मास्क करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लिया। उन्होंने सिस्टम में नया पैसा डालकर लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए मार्केट में उतारे। एकेडमिक पर्सपेक्टिव ये क्लियरली बताता है कि ये लिक्विडिटी का टेम्परेरी बैंडेड तो है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म महंगाई को परमानेंट रूप से बढ़ावा देता है। ये बीमारी को ठीक नहीं करता, बस उसके सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए दबा देता है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स। इन सब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का आम आदमी की सेविंग्स पर क्या असर पड़ता है, चलिए समझते हैं। इसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। 1967 में गवर्नमेंट ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट पास किया और अपील की कि लोग सोना ना खरीदें। उस वक्त 10 ग्राम सोने का भाव था सिर्फ 12 रुपए 50 पैसे। लेकिन ऑफिशियल अपील्स के बावजूद क्या हुआ? सिर्फ 3 साल बाद 1970 में वही सोना 190 रुपए पर पहुंच गया। मार्केट रियलिटी ऑफिशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग चल रही थी। और ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। सोने की कीमत कभी नहीं बढ़ती, बल्कि करेंसी की वैल्यू गिरती है। सोना खरीदना सिर्फ वेडिंग्स का शौक नहीं है, ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक नेचुरल हेज है। ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी अपने पैसे को डीवैल्यूएशन रूपी हिडन टैक्स से बचाने की कोशिश कर रहा है। चौथा पॉइंट, रीथिंकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं कि सरकार का जो घरेलू रेवेन्यू है वो आखिर खर्च कहाँ और कैसे हो रहा है। एनालिसिस इशारा करता है कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, लगभग 3.3 से 4% तक। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है।
2003 से 2014 के हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो उस वक्त सिर्फ 2% के एवरेज रेशो के साथ भी हमने 7% की ग्रोथ हासिल की थी। तो ये एकेडमिक डेटा उस नैरेटिव पर सवाल उठाता है कि क्या सरकार द्वारा किया गया मैसिव खर्च हमेशा ऑटोमैटिकली बेनिफिशियल होता है। यहाँ रिसर्चर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, केपैक्सिज्म। ये एक ऐसी सोच है जहां हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को आंख बंद करके प्रोडक्टिव मान लिया जाता है, चाहे वो सब्सिडाइज्ड रीजनल एयरपोर्ट्स हों या प्रीमियम ट्रेन्स। बिना उनके नेट प्रेजेंट वैल्यू या असल रिटर्न्स का एनालिसिस किए उन पर पैसा लगाया जाता है। रिसर्च एस्टिमेट करती है कि हमारे करंट 12 लाख करोड़ के केपेक्स बजट का लगभग 25 से 30% हिस्सा इनएफिशिएंट हो सकता है। इसमें वो बेसिक बॉटम अप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला दम नहीं है जो एक इकोनॉमी में रियल मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, एफडीआई एंड करेंसी स्टेबिलिटी। घरेलू मामलों के बाद अब जरा इकोनॉमी की बाहरी तस्वीर यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। सिर्फ $10 बिलियन? हमारी जैसी इतनी विशाल इकोनॉमी के लिए ये नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से छोटा है। ये लिटरली एक मैसिव एक्सटर्नल फंडिंग गैप को हाईलाइट करता है जिसे भरना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और यही चीज बताती है कि क्यों अब हम सिर्फ अपनी घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग्स पर निर्भर नहीं रह सकते। देखिए, 2008 में हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स रेट 40% थी, जो आज बढ़ते कंज्यूमरिज्म की वजह से गिरकर लगभग 29% पर आ गई है। हमारे पास इंटरनल कैपिटल कम हो रहा है, इसलिए गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए हमें मैसिव एफडीआई चाहिए। लेकिन बाहरी इन्वेस्टर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजीज और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं मिलते। आखिर में हम पहुंचते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, एक पेनफुल बट नेसेसरी क्योर। अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, तो इसका इलाज क्या है? एकेडमिक पर्सपेक्टिव साफ कहता है कि अब हमारे पास कोई भी आसान या अच्छी चॉइसेस नहीं बची हैं। जो है वो लीस्ट बैड यानी सबसे कम बुरा रास्ता है। रिसर्चर के अनुसार महंगाई को रोकने और करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए 3 मुश्किल कदम उठाने होंगे। पहला, ऑयल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज टैक्स को जीरो करना। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में 3 से 4 लाख करोड़ की भारी कटौती करना। और तीसरा, मैसिव एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट देना। एक बार इस मैथ को समझते हैं। अगर सरकार फ्यूल पर टैक्स कम करती है तो उसे 3 से 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन अगर उसे केपेक्स बजट कट से बैलेंस कर लिया जाए तो सरकार को अपना डेफिसिट बढ़ाने या नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फ्यूल सस्ता होगा और हर चीज पर बढ़ने वाली महंगाई को तात्कालिक राहत मिलेगी। और वहीं कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट देने से शायद शॉर्ट टर्म टैक्स डिप आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो एफडीआई आएगा वो रुपये को मजबूत करेगा और हमारे फ्यूचर इंपोर्ट बिल्स को आसानी से कंट्रोल करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही कड़वे लेकिन रियल एकेडमिक निष्कर्ष पर लाकर खड़ा करता है। आज मार्केट में जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उन पर दोबारा सोचने की सख्त ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या आज पॉलिसी मेकर्स पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में कटौती करने जैसा मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेंगे, या फिर आने वाले कल में हाई इन्फ्लेशन और लगातार गिरती हुई बचत की एक लंबी साइकिल का रिस्क उठाएंगे? आखिर इन स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स को हम कब तक इग्नोर करते रहेंगे? एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस गहन एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।